नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो भाई एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। गौरव ठाकुर जी का वीडियो है और इसका टाइटल है हाउ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इज सेवरली कंप्रोमाइज्ड। तो शायद ये जो इलीगल लोग घुस रहे हैं बांग्लादेश से भारत में, और जिस तरह के वहाँ के कुछ ब्लॉगर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वीडियोज़ बनाए हैं कि इलीगली आप घुस सकते हैं, किसी की नज़रों में आए बिना घुस सकते हैं। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ये बहुत सेंसिटिव बात है, और जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ भी अभी हो रहा है और उसके बाद से भारत में जिस तरह से ये लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो भारत में भी कुछ भी करा सकते हैं। तो इस पर ये वीडियो है, चलिए वीडियो देखते हैं। इंडिया की सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी मजाक बन के रह गई है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट इस बंदे की जरा वीडियो देखिए। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। वीजा लागबे ना, पासपोर्ट लागबे ना, एकदम फ्री में चलो आपको इंडिया घुस के बताता हूं। ये शब्द है एक बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलवर हुसैन के, जिसने पिछले महीने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो लिटरली डेमो देकर सिखा रहा है कि कोई भी फॉरेनर इंडिया में इलीगली कैसे घुस सकता है। इस दूसरे और इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो इसी बारे में बताया गया कि दिलवर ने कैसे किया, कैसे उसने दूसरों को बताया, रास्ता बताया, और कैसे इसके जरिए सैकड़ों हजारों लोग अब तक घुस चुके हैं भारत के भीतर, और जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा। तो आप लोग वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, और गौरव भाई का भी वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। गौरव भाई का वीडियो भारत में कोने कोने तक जाना चाहिए, समझना चाहिए कि हर जगह ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरे बांग्लादेशी यूट्यूबर तहसन रकूब को भी ले लो। ये भी ओपनली डेमो के साथ दिखा रहा है कि बस ऐसी छोटी तारों के ऊपर से कूद लिया तो आप भारत के जमीन पर पहुंच जाओगे। এখন হচ্ছে অলরেডি ইন্ডিয়াতে আসি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল। और फिर आगे छोटा सा जंगल पार करना है जहां कोई बीएसएफ का पोस्ट भी नहीं है, मतलब गारंटी है कि आपको कोई पकड़ेगा भी नहीं। लोकल्स भी तारों के ऊपर से आए लोगों को देखकर अनदेखा कर देते हैं, और इंडिया आकर आपको इजीली एक इंडियन बाइक रेंट पर भी मिल जाएगी। তো এখন হচ্ছে একটু ইন্ডিয়ান বাইক চালাবো। एक ऐसा वीडियो जो क्लियरली एक क्रिमिनल एक्टिविटी, एक इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड होकर 1 साल हो चुके हैं, उस पर 1.1 मिलियन व्यूज तक आ चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर इंडियन अथॉरिटीज ने क्या किया? नो एक्शन एट ऑल। सो आखिर क्यों अब तक हमने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया? और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तो मेजरली बंगाल में ही हो रही रहेगी, मुझे इससे क्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आज बंगाल से देश के हर राज्य में फैल चुका है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, यहां तक कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इनके फैलने के आपको कई सारे केसेस मिल जाएंगे। हमारे फाइनेंस कैपिटल मुंबई का ये हाल है। यहां पर हाल ही में 200 फर्जी आधार कार्ड फेंके हुए पकड़े गए थे, और सेम देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। ये वीडियो है दिल्ली के शाहीन बाग एरिया का, जहां पर इस यूट्यूबर ने बस सिर्फ 5 मिनट तक रैंडमली कम से कम 20 लोगों से पूछा कि वो कौन से देश से हैं, और सभी ने बस एक ही जवाब दिया, बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप आपका बांग्लादेश से? आप बांग्लादेश से? आप कहाँ से? बांग्लादेश। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं। सरकार आप कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश। ये एरिया कंप्लीटली इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स द्वारा डोमिनेटेड है, और इसीलिए आज वहां पर उनके गट्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो सीधे इंडियन अथॉरिटीज को ही धमकी दे देते हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझसे शाहीन बाग, और फिर फील करना कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? एक सैड फैक्ट फ्रेंड्स ये है कि इंडिया आज एक तरह से क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है, लेकिन एनसीआरबी की ऑफिशियल डेटा के मुताबिक क्राइम बाय फॉरेनर्स में बांग्लादेशीज का नंबर सबसे हाईएस्ट है। टेररिज्म में भी इनका नंबर हाईएस्ट है। लेकिन क्या ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आने दी जाती है? उल्टा अब इस पर ममता दीदी का स्टेटमेंट सुन लो। যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। कड़वी सच्चाई फ्रेंड्स ये है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये जो रास्ता दिखाया गया था ना इलीगली इंडिया घुसने का, ये कोई इकलौता रास्ता नहीं है, बल्कि ऐसे 100 रास्ते हैं। और यही सारे कड़वे फैक्ट्स आज इस वीडियो में जितना हो सके मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा, और एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि कौन से अलग राज्यों में आते हैं इंडिया, क्या क्या पैतरे अपनाते हैं ताकि पकड़े ना जाए, और अल्टीमेटली कैसे ये इंडिया में आने के बाद अपना नाम बदलकर इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड और इवन रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तक बनवा लेते हैं, और जिसके बल पर इन्हें रिजर्व गवर्नमेंट जॉब्स तक मिल जाती है। अरे जॉब्स तो छोड़ो यार, पीएम आवास योजना के तहत इन्हें हमारी गवर्नमेंट घर तक बना के दे रही है। मुंबई सहित पूरे देश में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। इस तरह की तस्वीर जो है जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर घुसपैठियों को लेकर कड़ी कार्रवाई कब होगी? They have no passport, they have no visa. बांग्लादेश में बैठे बैठे एक वोटर आयडेंटिटी कार्ड बना सकते हो। जवळ 200 लोकांचे आधार कार्ड कचऱ्यामध्ये पडलेले आहेत। लोकल लोग हैं, 2040 तक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझसे शाहीन बाग। आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। Minister Mamata Banerjee, who on the wake of the protest in Bangladesh, says that the doors are open in Bengal for the refugees coming from Bangladesh. वही ममता बनर्जी 13 साल पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा से इस्तीफा तक दे चुकी हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए संकट हैं। दिलवर हुसैन और तहसान रकूब ये दोनों भी इंडिया मेघालय के रूट से घुसे थे, जहां पर बेसिकली ये इलीगल इमिग्रेंट्स करीमगंज से मेघालय के बॉर्डर के थ्रू इंडिया आते हैं, फिर वहां से तुरंत आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड चले जाते हैं, एंड फाइनली कोलकाता पहुंचकर फेक डॉक्यूमेंट्स एक्रू करके वो वहां पर हमेशा नहीं रहते, बल्कि तुरंत दिल्ली या किसी साउथ इंडियन स्टेट में जाकर सेटल हो जाते हैं।
दूसरा रूट है इनका त्रिपुरा वाला रूट, क्योंकि ये एरिया डेंसली फॉरेस्ट से कवर्ड है और इसीलिए इन एरियाज में इन्फिल्ट्रेशन काफी आसान हो जाता है। इनफैक्ट अभी पिछले महीने की बात है, 12 जुलाई को ही 10 इलीगल बांग्लादेशीज अरेस्ट हुए थे और जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर इंटरोगेट किया तो पता चला कि त्रिपुरा के सोनामुरा इलाके में कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो सिर्फ 2500 रुपए में इन इलीगल इमिग्रेंट्स को ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट इंडिया में एंटर करवा रहे हैं। और ये इन्फिल्ट्रेशन हर हफ्ते की बात है, आए दिन ऐसे केसेस न्यूज में आते रहते हैं। इनफैक्ट जिस 12 जुलाई के केसेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक उसी साल सेम रूट से 6 दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को वहां से एंट्री करते हुए 25 म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्यास को भी पकड़ा गया था। अब म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट्स को तो छोड़ो, बांग्लादेश से कई किलोमीटर दूर झारखंड तक सेफ नहीं है। वहां पर तो एक अलग ही गेम चल रहा है। एक्चुअली आज वहां की डेमोग्राफी इस हद तक बदल चुकी है कि अगर आप झारखंड के कई गांव की महिला सरपंच और एमएलए को देखोगे ना, तो कई महिलाओं के हस्बैंड्स यही इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती धर्मांतरण करके या शादी के माध्यम से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जमीन भी हड़प रहे हैं, वो उनके साथ शादी भी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स रिजर्व करके रखे हैं ट्राइबल औरतों के लिए, तो इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग वहां के लोकल आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं और फिर जब वो औरत लोकसभा या पंचायती इलेक्शंस जीत जाती है तो इनडायरेक्टली उनके इलीगल इमिग्रेंट पति ही उस एरिया को रूल करते हैं, वहां की पॉलिटिक्स को डिक्टेट करते हैं। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। खुद झारखंड के एमपी निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट में ये बताया कि उनके यहाँ पर इलीगल माइग्रेशंस का नंबर लगातार बढ़ रहा है। सेम स्टेटमेंट था झारखंड के फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी जी का। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन से ये कंप्लेन कर दी थी कि झारखंड में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर इन्हीं इमिग्रेंट्स के फेक वोटर्स की संख्या 20% से 123% तक बढ़ चुकी है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहाँ बढ़ाए गए। अब अगला इलीगल इमिग्रेंट का रास्ता जो ये लोग अपना रहे हैं वो है टूरिस्ट रूट। हाल ही में एक केस देखा गया था एक रफीकुल नाम के बंदे का, जो कि एक इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेंट था। रफीकुल ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो बंगाल में आया तो टूरिस्ट वीजा लेकर, लेकिन फिर वीजा खत्म होने के बाद वो इंडिया में ही काम करने लग गया। उसने 2 महीनों में आधार कार्ड भी खरीद लिया और आज वो एक इंडियन सिटीजन बन चुका है। অরিজিনাল নাম রফিকুল। তা তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো কবে? 2 মাস। তা 2 মাস থেকে আসার পর তোমার আধার কার্ড হয়ে গেছে। और इसीलिए अगर आप ट्रेंड को देखोगे ना तो बांग्लादेश से इंडिया टूरिस्ट वीजास पर आने वाले लोगों के नंबर्स काफी हाई हैं। पिछले कुछ 8 महीनों में ही 10 लाख बांग्लादेशीज इंडिया में टूरिस्ट वीजास लेकर आए। सो अब जरा सोच लो इसमें से कितने ही वापस गए होंगे। काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो फेक इंडियन सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं जिससे उनका नाम ही बदल जाता है। जैसे मीनार सरत का ही केस ले लो, जिसने वेस्ट बंगाल के एक एजेंट के थ्रू अपना नाम बदलकर शुभो दास रख दिया और लो रातों रात बन गया वो इंडियन। किसी को उसका नाम देखकर एक डाउट नहीं आएगा कि वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल रूट की। यहां से तो लोग महाकाली रिवर, जो कि इंडिया और नेपाल की नेशनल बॉर्डर का काम करती है, उस पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स मस्त एकदम एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलकर इंडिया आ रहे हैं। नदी के दोनों एजेस पे ये लोग रोपवे बना के आ जाते हैं, जिसको वहां पर लोकल लैंग्वेज में ट्विन कहा जाता है। फिर नेपाल से आने वाला एक दूसरा रूट भी था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट एक नेदरलैंड्स की ब्लॉगर ने इसे डिस्कवर किया। उनका कहना था कि वो एक दिन नेपाल से इंडिया ट्रैवल कर रही थी, पर गलती से वो बिना पासपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टैंप लिए इंडिया के बस में चढ़ गई और हफ्ते भर इंडिया में रही, लेकिन किसी ने भी उसका पासपोर्ट एक बार भी चेक नहीं किया। ये बताता है कि नेपाल पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कितने लीनियंटली चेकिंग कर रही है। कोई भी बिंदास मुंह उठा के बस पकड़ के अंदर आ सकता है और ये बात हम इंडियंस को पता तक नहीं है। इनफैक्ट और इस सीमा हैदर वाले केस में भी तो यही हुआ था ना, वो पाकिस्तान से आई, नेपाल से बस में बैठ के आ गई। आप सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब से। आई डोंट नो कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, क्यों वो इन्हें नहीं रोक पा रही हैं, या इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये रोहिंग्या मुसलमान आके क्राइम करते हैं महिलाओं के साथ, दिन दहाड़े लूट पाट, ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान है इनका। और जब यूट्यूबर्स ये दिखा रहे हैं, सबूत मौजूद हैं, उसके बाद भी एजेंसीज काम नहीं कर रही। जाहिर सी बात है कि इन एजेंसीज में भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनको बचाते हैं, जो इनके लिए ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। अब उस बंदे को बाइक, इंडियन बाइक मिल गई, किसने दी होगी बाइक? सबसे पहले उन लोगों को धरना पकड़ना जरूरी है जो यहां पर उनको बचाते हैं, छुपाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए रास्ते निकालते हैं, अपने यहां महफूज रखते हैं। उनको भी ढूंढना जरूरी है और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी है जो यहां पर उनके सपोर्टर है। एक्चुअली में वो स्लीपर सेल्स हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वहां से उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए। इनफैक्ट हमें एक फॉरेनर आके बता रही है, But what's happening is that amongst these Nepali Muslims, you also have Rohingyas and Bangladeshis. नाउ जस्ट इमेजिन, ये इतने सारे रूट्स जो मैंने बताए ये तो अब तक हमें पता है पब्लिकली अवेलेबल है। ना जाने और कितने ही लूप होल्स होंगे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में, जिसका इस्तेमाल करके ये लोग हजारों की तादाद में इंडिया आ रहे हैं और हमारे देश की पूरी डेमोग्राफी को ही चेंज कर रहे हैं, देश के पॉलिटिक्स को ही चेंज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग इंडियंस का हक भी तो छीन रहे हैं। इसमें इंडिया में रहने वाले हिंदूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स सब शामिल है। सबको ये चीज भुगतनी पड़ रही है। कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स का एजुकेशन, जॉब और घर तक
हमारे टैक्सेस के पैसों से फंड हो रहा है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। आज इंडिया में कंडीशन ऐसी है कि एक आम इंसान को 22 से 25 साल तक रगड़ने के बाद तो बड़ी मुश्किल से एक नौकरी लगती है, उसमें भी गवर्नमेंट नौकरी तो भूल ही जाओ। सैलरी से भी 15 से 20% पैसा तो गवर्नमेंट ही ले लेती है। फिर सारी जिंदगी मेहनत से, ईमानदारी से पैसे कमाने के बाद बड़ी मुश्किल से 40 से 50 साल में कहीं जाकर एक घर खरीदने के काबिल बन पाता है वो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसे कितने केसेस आपको मिल जाएंगे जहां पर पीएम अटल आवास योजना के तहत इन इलीगल इमिग्रेंट्स को घर मिल चुका है। कितने तो रास्तों पे, बस स्टॉप्स में, रेलवे की पटरियों में तक अपना घर बसा लेते हैं और फिर कुछ महीने वहीं पर रहने के बाद बोलने लगते हैं कि अब ये जमीन हमारी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आता है कि गवर्नमेंट को इनको घर बना के देना पड़ेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी तो यही हुआ ना। कोर्ट के एक वर्डिक्ट ने 4000 इलीगल एंक्रोचर्स के परिवारों को रेलवे की जमीन दान कर दी। और फिर जॉब्स, आज हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, इंडियन यूथ के पास जॉब्स नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जॉब्स में भी SC ST के लिए जो सीट्स रिजर्व रहती है उनमें भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स अपने फेक कास्ट डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वो रिजर्व जॉब्स तक ले रहे। अब अगर गवर्नमेंट जॉब्स में ये हाल है तो सोचो प्राइवेट में क्या हो रहा हो। 22 अप्रैल को असम में पकड़े गए इलीगल इमिग्रेंट से ये पता चला कि वो चेन्नई में एक प्राइवेट जॉब के ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे। और सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि दिस इज अ वेरी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। इंडिया में आतंक फैलाने में, दंगा भड़काने में और क्राइम्स करने में भी इलीगल इमिग्रेंट्स का नंबर सबसे आगे है। 2018 में पुणे ATS ने 5 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया क्योंकि ये लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा के लिए इंडिया में टेरर ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे थे। रिसेंटली भी NIA ने 10 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है क्योंकि ये लोग इंडियन मुस्लिम्स को भड़काकर इंडिया के खिलाफ एक रिलीजियस वॉर प्लान कर रहे थे। इनफैक्ट इंडियन सॉइल पर सबसे ज्यादा क्राइम करने वाले फॉरेनर्स में से भी बांग्लादेशी ही सबसे टॉप पर है। और फिर आप हर मेजर प्रोटेस्ट देख लो, जैसे दिल्ली का एंटी CAA प्रोटेस्ट, इसमें जो वायलेंस के लिए पकड़े गए थे वो कौन थे? इलीगल बांग्लादेशीज थे। इन्होंने एंटी CAA प्रोटेस्ट के नाम पर शाहीन बाग को 101 दिनों के लिए ब्लॉक करके रख दिया। फिर नो वायलेंस को ले लो, उसमें भी राइट्स करवाने वाले मेजॉरिटी इलीगल इमिग्रेंट्स ही थे। इसके अलावा काफी सारे क्राइम्स में भी इनका नाम होता है, जैसे गैंग रेप्स के केसेस हो गए, उसमें भी कई रेप्स छोटी बच्चियों के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल ड्रग स्मगलिंग के केसेस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनमें इनका नाम बार बार आता है। लेकिन हमारा देश इस पर क्या एक्शन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स तो दोनों अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स में लगे हुए। इनफैक्ट बीजेपी ने तो मैनिफेस्टो में तक इस इशू को हाईलाइट किया था, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई ठोस एक्शन होते हुए दिख तो नहीं रहा है। आप जरा खुद ही सोचो कितना ही मुश्किल हो सकता है हमारे लिए हमारे देश के बॉर्डर्स को फुल प्रूफ बनाना। बस सिर्फ ऑब्स्टिकल कहीं शायद यहां पर आ रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स तो जानबूझकर इस बड़े लूप होल को खुला रहने देना चाहते हैं। इन माइग्रेंट्स को यहां पर बुलाकर इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में इनकी मदद जो हो रही है, ताकि फिर ये इंडिया के लीगल वोटर्स बन जाए और सरकारें इन्हें फ्रीबीज बांटकर इनके वोट्स ले सके। हर एक राज्य के हर एक शहर में, हर एक टाउन में एक ना एक नेता जरूर है जिसका वोट बैंक यही इलीगल इमिग्रेंट्स पर डिपेंडेंट है। अब बस सोचो, अगर उसने अपने दम पर सिर्फ 5 से 6000 इमिग्रेंट्स को भी अपने टाउन में भर दिया, उसके इलेक्शंस में जीत पक्की। और इसीलिए फ्रेंड्स, हम सभी को मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी पड़ेगी। और सिर्फ आवाज भी नहीं उठाना है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो जाता है। और इसीलिए हमें अपने लेवल पर भी थोड़े चेंजेस लेने होंगे, हमारी भी थोड़ी सोच बदलनी होगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम भी थोड़े जिम्मेदार हैं। डू यू रियली थिंक इंडिया जैसे देश में, जहां पर आज 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज भी लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही? हमारे देश के 15% पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 2% ही लोग टैक्सेस भरते हैं, और उस पैसे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसकी हालत ऐसी है। हर दूसरे दिन रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शहरों में पानी की किल्लत है। सिर्फ दिन में 2 घंटे ही बिजली आती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना है तो इतनी बड़ी लाइन लगती है कि पेशेंट का नंबर आने से पहले ही उसकी जान चली जाती है। सो सबसे पहले तो आप खुद ये सोचो, क्या हम इंडियंस, इंडिया देश किसी दूसरे देश का बोझ उठाना अफोर्ड कर सकता है? इंडिया के जितने भी रिसोर्सेस है उस पर सबसे पहला हक हमेशा इंडियंस का ही होना चाहिए। लेकिन आपने कई बार ये देखा होगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स अक्सर कम पैसों में काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए हम खुद भी तो 2 पैसा बचाने की लालच में इंडिया के किसी लोकल को नहीं बल्कि इन्हें जॉब्स दे देते हैं। फिर इन्हें इंडिया में घुसने के लिए भी तो मदद हम इंडियंस ही कर रहे हैं। हम में से ही कुछ लोग 2 पैसा कमाने की लालच में इनके फर्जी आधार और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स बनवाकर इन्हें जॉब्स घर दिला देते हैं। मतलब एज इंडियंस क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के प्रति नहीं है? यार, सिर्फ 1000 से 2000 रुपए में लोग अपने देश को बेच दे रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये बोलना है कि इंडिया में कोई भी दूसरे देश का इंसान बिल्कुल भी वेलकम नहीं, या फिर ज्यादातर बांग्लादेशीज और म्यांमार के रोहिंग्यास मुस्लिम माइनॉरिटी है तो ये वीडियो उनके खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा कल्चर हमेशा ओपन रहा है गेस्ट के लिए। अतिथि देवो भव। हर एक फॉरेनर, चाहे वो नेपाली हो, बांग्लादेशी हो या इवन पाकिस्तानी क्यों ना हो, वो वेलकम है। अगर वो लीगल सिस्टम को फॉलो करके इंडिया आता है तो यहाँ पर उसका स्वागत है। लेकिन अगर आप इलीगली आ रहे हो, देश के संविधान की इज्जत नहीं कर रहे हो, इस देश के लोगों का हक छीन रहे हो, और जो देश आपको पनाह दे रहा है उसी देश के खिलाफ साजिशें कर रहे हो, यहाँ पर दंगे भड़का रहे हो, आतंक फैला रहे हो, तो मेरे हिसाब से हर एक भारतीय का फर्ज होना चाहिए, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख, नो मैटर आपकी आइडियोलॉजी क्या है या आपका रिलीजन क्या है, क्योंकि अंत में ये इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के वो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज छीन रहे हैं जिस पर हक किसी दूसरे इंडियन का है, और फिर चाहे वो कोई भी धर्म का ही क्यों ना हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है, हमें इसे ट्विटर पर उठाना होगा। मैं ट्विटर पर भी इस वीडियो को अपलोड करूंगा, उस पर जितना हो सके हमारी अथॉरिटीज को टैग करना, रीट्वीट करना, जो भी आपको लगे ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिक्स कर सकता है। दिस इज द टाइम जब हम सबको इंडियंस बनकर एक साथ आना होगा और इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठानी होगी, वरना
ये प्रॉब्लम हमारे देश को अंदर से खोखला करती रह जाएगी। #इंडिया अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। जय हिंद। बिल्कुल सही बात कही है गौरव जी ने, और मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं भी आपसे यही आह्वान करूंगा कि इस पे काम करिए। आपका हक मारा जा रहा है, आपकी रोटी छीनी जा रही है, आपकी बर्थ छीनी जा रही है, आपकी सीट छीनी जा रही है, आपके बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हक छीन रहे हैं वो बाहरी हैं, वो आपके नहीं हैं। वो आप ही की थाली से आपकी रोटी छीनेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने मदद भी की होगी उनको तो। और ये बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। देखिए, उनका मकसद क्लियर है। बांग्लादेशियों में जो ये लोग कर रहे हैं, उनका मकसद क्लियर। मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश का एक मुस्लिम धर्मगुरु है, मैंने अपने वीडियो में भी उसके इस्तेमाल किया था। वो क्या कहता है जरा सुनिए, और उसकी बातों को बस शांत दिमाग से एनालाइज करिए कि उसने क्या कहा है। जरा सुनिए। মুম্বাই জোগালিঘাটে এই দেশ থেকে যারা গেছে যত স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যাক, স্টুডেন্ট ভিসা কমপ্লিট হওয়ার পর কি হয়ে যায়, ফুড পান্ডা ড্রাইভার হয়ে যায়, ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে যায়, সুপার শপ খুলে সেখানে দোকানদার হয়ে যায়, আরেকটা দোকান খুলে সেখানে দোকানদার হয়ে যায়। এটা হচ্ছে 80% এবং 90%। এবং তাদের পরবর্তী জেনারেশন এমনভাবে সিস্টেম, আমি বললাম যে তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অংশ তারা বাস্তবায়ন করেছে। सुन लिया आपने? ये साफ साफ हमारे देश के खिलाफ खुलेआम साजिश कर रहा है, हमारे देश को तोड़ने की बात करता है, हमारे देश में अपनी चीज थोपने की बात करता है, और उसके लिए बता भी रहा है कि ये करना है, और ये होता हुआ हमारी आंखों के सामने दिख रहा है। और उसके बाद भी हम सभी चुप होकर बैठे हुए हैं। हमारी अथॉरिटीज, हमारी एजेंसीज, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है इनके खिलाफ। कुछ को डिपोर्ट कर दिया, कुछ को कर दिया। अरे जो हजारों आए उनमें से आप 10 को डिपोर्ट करते हैं, 10 को पकड़ के बंद करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी के 980 कहां गए? तो अगर इसके खिलाफ मुहिम शुरू नहीं की गई, और सबसे पहले मैं तो कहता हूं कि अगर वो पकड़े जाते हैं उनको बाद में सजा दो। जो यहां पर फैसिलिटेटर है, जो यहां पर उनको सपोर्ट करता है, जो यहां पर उनके लिए कागजात बनवाता है, जो यहां पर उनको अपने घर में छुपा कर रखता है, सबसे पहले बुलडोजर उनके ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाहे। जब तक अपने यहां के लोगों को आप सबक नहीं सिखाएंगे, जो इनके सपोर्ट में है, जो इनको लेके आ रहे हैं अपने छोटे से निजी फायदे के लिए, पावर के लिए, और वो देश को नहीं समझ रहे हैं, तब तक मुश्किल है। और ये प्रेशर बनाना पड़ेगा सरकार के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर, और हमें खुद भी चौकन्ना रहना। अगर आसपास आपको दिख रही हैं ऐसी चीजें, हमें लगातार इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, कहीं रहते हैं, अगर वहां पे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ऐसे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। वो यहां के लोगों की नौकरी छीन रहे हैं, वो यहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, वो यहां के लोगों की रोटी छीन रहे हैं, यहां के लोगों की जमीन छीन रहे हैं। अगर उत्तराखंड में ये चीजें बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं? और इनका मोटिव क्लियर है, आप अपना मोटिव समझिए। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।